तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हमारे सामने कुछ ऐसे नोट्स और दस्तावेज हैं जो पहली नज़र में देखने पर हम्म। मतलब किसी परीक्षा की तैयारी के लिए बनाए गए साधारण बुलेट पॉइंट्स जैसे लगते हैं। हाँ, बिल्कुल वैसा ही ढांचा है इनका। जी, आज हमारे पास गोपाल कृष्ण गोखले पर आधारित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स हैं। एक बहुत ही अहम ऐतिहासिक व्यक्तित्व। बिल्कुल। और सुनने वालों के लिए ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि हमारा लक्ष्य आज सिर्फ इन ऐतिहासिक तथ्यों या बुलेट पॉइंट्स को एक-एक करके पढ़ना नहीं है। सही कहा, वो तो कोई भी कर सकता है। हाँ, बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये चंद लाइनें और तथ्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पूरी वैचारिक नींव को कैसे दर्शाते हैं। हम्म। मतलब एक ऐसा नेता जिसने बिना किसी शोर शराबे या उग्र प्रदर्शन के एक बहुत बड़े ढांचागत बदलाव की रूपरेखा तैयार की। मैं तो ये दस्तावेज देखकर ही काफी उत्साहित हूँ। यह बिल्कुल सही दृष्टिकोण है। इतिहास को अक्सर हम न सिर्फ तारीखों, युद्धों या बड़े जन आंदोलनों के चश्मे से ही देखते हैं। जो कि अधूरी तस्वीर है। बिल्कुल। लेकिन जब हम इन दस्तावेजों को गहराई से खंगालते हैं, तो हमें एक पूरी राजनीतिक विचारधारा काम करती भी नजर आती है। एकदम सही बात है। ज्ञान का सबसे बड़ा फायदा तभी है जब हम उसे केवल याद न करें, बल्कि उसे एक बड़े ऐतिहासिक संदर्भ में रखकर देख सकें। जी। गोखले जी के जीवन के ये तथ्य हमें सिर्फ अतीत की जानकारी नहीं देते, बल्कि ये स्पष्ट करते हैं कि किसी भी बड़े बदलाव या आंदोलन को खड़ा करने से पहले उसकी जमीन कैसे तैयार की जाती है। जमीन तैयार करना बहुत जरूरी है। हाँ, इस विस्तृत चर्चा में हम यही डिकोड करने वाले हैं कि कैसे संवैधानिक तरीके, संवाद और संयम किसी भी बड़े ऐतिहासिक परिवर्तन के सबसे अचूक और मजबूत हथियार बन सकते हैं। जब स्वतंत्रता संग्राम की बात होती है तो ध्यान उन नेताओं की तरफ ज्यादा जाता है जो बहुत आक्रामक थे। स्वाभाविक है, उनकी कहानियों में एक अलग तरह का जोश होता है। हाँ, या जिनकी रणनीतियां बहुत उग्र और सीधे टकराव वाली थी। हम्म। लेकिन गोखले जी की कहानी एक अलग ही तरह की राजनीतिक बिसात बिछाने जैसी है। बिल्कुल। इन नोट्स के शुरुआत में जो सबसे बुनियादी जानकारी दी गई है वो उनके शुरुआती जीवन के बारे में है। 9 मई 1866। जी, 9 मई 1866 को महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ था। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो यहाँ स्पष्ट रूप से लिखी है वो ये है कि वे जस्टिस M.G. रानाडे के शिष्य थे। रानाडे जी जो खुद उस दौर के एक बहुत बड़े विचारक और समाज सुधारक थे। बिल्कुल। इसके साथ ही गोखले जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी यानी जो मॉडरेट गुट था उसका एक बहुत ही प्रमुख नेता माना जाता है। जी हाँ, मॉडरेट। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। कांग्रेस के इस उदारवादी गुट का हिस्सा होने का असल मतलब उस समय के राजनीतिक और सामाजिक माहौल में क्या था? अगर हम इसे उस समय के व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें, तो उदारवादी या मॉडरेट होने का ठप्पा उस दौर में कोई कमजोरी का प्रतीक नहीं था। जो कि आज लोग अक्सर सोच लेते हैं। बिल्कुल। आज के संदर्भ में उदारवादी शब्द को कई बार समझौते के रूप में देख लिया जाता है, लेकिन उस समय ये एक बहुत ही सोची समझी कूटनीतिक रणनीति थी। अच्छा। नोट्स में स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि गोखले जी संवाद और संवैधानिक सुधारों में गहरा विश्वास रखते थे। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। जी। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि वे दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य यानी ब्रिटिश हुकूमत से बात करने, अपनी मांगे तर्कों और आंकड़ों के साथ रखने के पक्षधर थे। कानून के दायरे में रहकर। एकदम। वे कानून के दायरे में रहकर व्यवस्था को बदलने पर जोर देते थे। वे सड़कों पर उतरकर रातों रात व्यवस्था पलट देने वाली क्रांति में विश्वास ही नहीं करते थे, क्योंकि उससे शायद नुकसान ज्यादा होता। बिल्कुल। उन्हें पता था कि एक असंगठित व्यवस्था में अचानक आया बदलाव अराजकता ला सकता है। लेकिन यहाँ एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है। मैं सोच रही थी कि जब देश पर किसी विदेशी ताकत का कब्जा हो तो क्रमिक स्वशासन या धीरे धीरे आजादी मांगने का ये तरीका क्या उस समय के युवाओं को बहुत धीमा नहीं लगा होगा? धीमा और शायद निराशाजनक भी। हाँ। जो लोग तुरंत बदलाव चाहते थे, जो विदेशी शासन से तुरंत मुक्ति चाहते थे, उनके लिए तो ये संवाद और संवैधानिक सुधार का रास्ता लगभग हार मान लेने जैसा रहा होगा ना। ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है और सच कहें तो उस समय कांग्रेस के भीतर जो गरम दल था उसकी भी यही शिकायत थी। गरम दल वाले उग्र थे जी। लेकिन गोखले जी की सोच कहीं अधिक दूरदर्शी थी। उनका मानना था कि भारत के लिए क्रमिक स्वशासन या जिसे हम ग्रेजुअल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, वही सबसे सुरक्षित और ठोस रास्ता है। अच्छा, ग्रेजुअल सेल्फ गवर्नमेंट। हाँ, वे इस बात को भली भांति समझते थे कि भारत एक विशाल और भारी विविधता से भरा देश है। बहुत विविधता है।
अगर इस देश को अचानक से खुद को चलाने की जिम्मेदारी मिल जाए और उसके पास अपनी मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाएं न हों, प्रशासन का अनुभव न हो। बिल्कुल, प्रशासन का अनुभव ना हो, तो ये एक नए राष्ट्र के लिए विनाशकारी हो सकता है। बाप रे, ये तो बहुत गहरी सोच थी। इसलिए वे चाहते थे कि भारतीयों को धीरे धीरे शासन की बारीकियों में शामिल किया जाए। वे चाहते थे कि पहले भारतीयों को विधान परिषदों में जगह मिले, वे बजट बनाना सीखें, प्रशासन चलाना सीखें, और फिर कदम दर कदम पूर्ण स्वशासन की ओर बढ़े। एकदम सही। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे कोई एक बहुत बड़ी और भव्य इमारत बना रहा हो। अच्छी उपमा है ना? आप रातों रात सीधे छत नहीं डाल सकते, आपको पहले एक एक ईंट रखकर नींव मजबूत करनी होती है। दीवारों को सेट होने का समय देना होता है। बिल्कुल। गोखले जी शायद उसी प्रशासनिक और लोकतांत्रिक नींव को तैयार कर रहे थे, ताकि जब अंग्रेज जाएं तो देश ताश के पत्तों की तरह ना बिखर जाए। बिल्कुल सटीक उपमा है ये। उनका काम उस नींव को भरना था जो बाहर से दिखाई तो नहीं देती, लेकिन पूरी इमारत का बोझ वही उठाती है। ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो तुरंत भीड़ से ताली तो नहीं बजवाता, लेकिन किसी भी आधुनिक राष्ट्र के निर्माण के लिए ये सबसे जरूरी होता है। सही बात है। अब राजनीतिक ढांचे और संवैधानिक सुधारों को समझने के अलावा इन दस्तावेजों में गोखले जी के एक और बड़े योगदान का जिक्र है, जी, जो सीधा समाज सुधार से जुड़ा है। नोट्स बताते हैं कि उन्होंने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण कदम। हाँ, और इस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य शिक्षा और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देना था। इसका मतलब ये है कि वे अपनी लड़ाई सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, बिल्कुल नहीं, बल्कि वे समाज के भीतर मौजूद कमियों से भी जूझ रहे थे। हाँ, यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो है गोखले जी की दृष्टि। उनकी दृष्टि सिर्फ सत्ता परिवर्तन या राजनीतिक आजादी तक सीमित नहीं थी। ये बहुत बड़ी बात है। वे इस बात को बहुत गहराई से समझते थे कि कोई भी देश केवल अंग्रेजों के चले जाने से आजाद नहीं होता। जब तक समाज के भीतर अशिक्षा रहेगी, जब तक सामाजिक कुरीतियां, जातिवाद और भेदभाव दूर नहीं होंगे, तब तक राजनीतिक आजादी का कोई वास्तविक अर्थ नहीं है। एकदम सही, खोखली आजादी होगी वो। जी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इसी दूरदर्शी सोच का एक व्यवहारिक परिणाम थी। अच्छा, वे ऐसे समर्पित युवाओं की एक फौज तैयार करना चाहते थे जो अपना पूरा जीवन राष्ट्र की सेवा, शिक्षा के प्रसार और हाशिए पर खड़े लोगों के उत्थान में लगा सकें। हाशिए पर खड़े लोगों के लिए। हाँ, वे एक तरह से देश के लिए राष्ट्रीय मिशनरी तैयार कर रहे थे, जिनका धर्म केवल भारत की सेवा था। ये वाकई में इतिहास को देखने का एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। अक्सर राजनीति और समाज सुधार को दो अलग-अलग रास्तों के रूप में देखा जाता है, जी, लेकिन गोखले जी के लिए ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू थे। इसके अलावा इन नोट्स में जो एक और बात बहुत प्रमुखता से उभर कर आती है, वो है उनका आर्थिक दृष्टिकोण। उनका अर्थशास्त्र का ज्ञान तो लाजवाब था। हाँ, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य के रूप में उनकी भूमिका को बहुत अहम बताया गया है इसमें। बिल्कुल। उन्होंने ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का कड़ा विरोध किया और करों यानी टैक्सेस को कम करने की जोरदार वकालत की। जी, ये बात सोचने पे मजबूर करती है कि एक उदारवादी नेता आर्थिक मोर्चे पर ब्रिटिश हुकूमत को उसी के बनाए मंच पर कड़ी चुनौती दे रहा था। ये कोई साधारण बात नहीं है। ये गोखले जी के व्यक्तित्व का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मारक पहलू है, जिसे इतिहास में कई बार वो जगह नहीं मिल पाती जिसका वो हकदार है। सच में। जब हम उदारवादी शब्द सुनते हैं तो अक्सर ये भ्रांति हो जाती है कि शायद वे अंग्रेजों की हर बात मान लेते होंगे या उनके सामने झुक जाते होंगे। हाँ, एक कमजोर छवि बन जाती है। लेकिन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की कार्यवाहियां इसका खंडन करती हैं। अच्छा। गोखले जी अर्थशास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे। जब वे काउंसिल में बजट पर बहस करने खड़े होते थे तो वे कोई भावुक या हवाई भाषण नहीं देते थे। तो वो क्या करते थे? वे ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों के सामने ठोस आंकड़ों, वित्तीय रिपोर्टों और तर्कों का पहाड़ खड़ा कर देते थे। वाह! वे गणित के आधार पर यह साबित करते थे कि ब्रिटिश नीतियां किस तरह भारत का ढांचागत आर्थिक शोषण कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि वो पूरी तरह से एक बौद्धिक लड़ाई लड़ रहे थे। एकदम सही। वे अंग्रेजों को उन्हीं के बनाए हुए अर्थशास्त्र के नियमों और उन्हीं के कानूनों के जाल में फंसाकर जवाबदेह बना रहे थे। ये तो किसी भी सत्ता को चुनौती देने का बहुत ही परिष्कृत तरीका हुआ। बिल्कुल। उन्होंने विधायी परिषदों के विस्तार के लिए भी इसी आधार पर संघर्ष किया। उनका तर्क बहुत सीधा और पश्चिमी लोकतंत्र के सिद्धांतों पर ही आधारित था। प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं, यानी नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन।
अरे वाह, ये तो बहुत शक्तिशाली नारा है। उनका कहना था कि अगर कर भारत की गरीब जनता से लिया जा रहा है तो उस पैसे को कहाँ और कैसे खर्च करना है ये तय करने का अधिकार भी भारतीयों को ही होना चाहिए। तार्किक बात है। और ये अधिकार तभी मिलेगा जब निर्णय लेने वाली इन परिषदों में भारतीयों की संख्या बढ़ेगी। उनका ये आर्थिक राष्ट्रवाद आगे चलकर पूरे स्वतंत्रता संग्राम की एक बड़ी वैचारिक प्रेरणा बना। क्या ब्रिटिश अधिकारी भी उनके तर्कों से परेशान होते थे? परेशान। ब्रिटिश अधिकारी उनके आर्थिक विश्लेषण से खौफ खाते थे। खौफ खाते थे? हाँ, क्योंकि गोखले जी तथ्यों के साथ बात करते थे जिन्हें झुठलाना असंभव होता था। बिना किसी शोर शराबे के सीधे व्यवस्था की जड़ों पर प्रहार करना, ये वाकई कमाल की रणनीति है। बिल्कुल। इन नोट्स में आगे बढ़ते हुए हम उनके राजनीतिक सफर के शिखर पर पहुंचते हैं। हाँ जी, इसमें बताया गया है कि 1905 के बनारस अधिवेशन में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। प्रेसिडेंट बने वो। हाँ, ये तथ्य केवल एक पद का नाम नहीं है, बल्कि ये उस समय के हालातों को देखते हुए बहुत कुछ कहता है। 1905 का साल भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़े भूचाल का साल था। बंगाल विभाजन का समय द्वारा बंगाल का विभाजन किया जा रहा था और पूरे देश में एक भारी राजनीतिक उबाल था। स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी थी। ऐसे बेहद नाजुक और तनावपूर्ण समय में कांग्रेस के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालना बहुत बड़ी बात थी। ये बताता है कि गोखले जी का कद भारतीय राजनीति में कितना बड़ा और प्रामाणिक हो चुका था। उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि वे जनता के आक्रोश को भटकने ना दें और उसे एक सही, संगठित और संवैधानिक दिशा दें। और उन्होंने ये बखूबी किया होगा। ये उनके राजनीतिक करियर का एक बहुत बड़ा मुकाम था, जो ये स्थापित करता है कि उनकी क्रमिक सुधार और कूटनीतिक नीतियों को उस समय कांग्रेस के भीतर कितना गहरा सम्मान और स्वीकृति प्राप्त थी। यहाँ कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। अच्छा। हाँ, इन पूरे नोट्स की जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली जानकारी है वो है महात्मा गांधी के साथ गोखले जी के रिश्ते का जिक्र। जी, ये बहुत खास हिस्सा है। नोट्स में स्पष्ट रूप से लिखा है कि गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। पॉलिटिकल मेंटर। जी, और उन्होंने गांधी जी के शुरुआती राजनीतिक विचारों को बहुत गहराई से प्रभावित किया था। इसे पढ़कर किसी को भी एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट महसूस हो सकता है। बिल्कुल, और ये भारतीय इतिहास के सबसे दिलचस्प और विचारोत्तेजक संयोजनों में से एक है। अगर हम इस जानकारी को व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि इतिहास गांधी जी को एक ऐसे महानायक के रूप में देखता है जिन्होंने करोड़ों की जनता को सड़कों पर ला दिया। बिल्कुल, जिन्होंने असहयोग और सविनय अवज्ञा जैसे अभूतपूर्व जन आंदोलन खड़े किए। हाँ। वहीं दूसरी तरफ उनके गुरु गोखले जी पूरी तरह से संवैधानिक, विधायी राजनीति और क्रमिक सुधार के पक्षधर थे, जो सड़कों पर आंदोलन करने से बचते थे। यही तो सबसे बड़ा विरोधाभास लगता है ना? हाँ, मतलब एक ऐसा नेता जो पूरी तरह से सिस्टम के भीतर रहकर फाइलों और बहसों के जरिए काम करने में यकीन रखता है, वो एक ऐसे नेता का गुरु कैसे बन गया जिसने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव अपने बड़े बड़े जन आंदोलनों से हिला दी। बिल्कुल विपरीत। ये तो दो बिल्कुल अलग अलग ध्रुवों के मिलने जैसा है। दोनों के काम करने का तरीका तो जमीन आसमान का अंतर रखता है। यही इस गुरु शिष्य के रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती और गहराई है। दोनों के तरीके भले ही अलग दिखते हों, लेकिन उनकी आत्मा एक ही थी। वो कैसे? जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में अपना सफल संघर्ष करने के बाद 1915 में भारत लौटे, तो वे गोखले जी ही थे जिन्होंने उन्हें सबसे महत्वपूर्ण सलाह दी थी। क्या सलाह दी थी? उन्होंने गांधी जी से कहा था कि वे भारत आते ही कोई राजनीतिक बयानबाजी या आंदोलन शुरू न करें। अच्छा। उन्होंने सलाह दी कि गांधी जी 1 साल तक अपना मुंह बंद रखें और कान खुले रखें। पूरे भारत का भ्रमण करें। जी, पूरे भारत का भ्रमण करें। यहाँ के आम लोगों की स्थिति, उनकी गरीबी और उनकी वास्तविक समस्याओं को अपनी आंखों से देखें। ये तो बहुत ही व्यावहारिक सलाह थी। गांधी जी के विचारों में जो असीम संयम है, जो सच्चाई और अहिंसा पर टिके रहने की जिद है, उसकी शुरुआती वैचारिक नींव गोखले जी के इन्हीं संवैधानिक तरीकों से बहुत मेल खाती है। गोखले जी ने ही गांधी जी को ये सिखाया था कि सार्वजनिक जीवन में नैतिकता और आत्म अनुशासन का क्या महत्व होता है। सही बात है। बाद में जन आंदोलन का रूप भले ही बहुत विशाल और आक्रामक हो गया हो, लेकिन उस भीड़ में भी जो अनुशासन और अहिंसा का तत्व था, वो गोखले जी की ही शिक्षा का विस्तार था। ये विश्लेषण वाकई में इतिहास के पन्नों को एक बिल्कुल नए नजरिया से देखने जैसा है। जी, ये हमें बताता है कि कैसे विचारों का प्रवाह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है। समय और परिस्थितियों के साथ रणनीति का रूप भले ही बदल जाए, लेकिन उसकी जो मूल भावना है, जो नैतिकता है, वो वैसी ही रहती है। बिल्कुल। गोखले जी का संवैधानिक अनुशासन ही गांधी जी का अहिंसक अनुशासन बन गया। बहुत ही सुंदर तरीके से कहा आपने इसे।
शुक्रिया। अब हम इन विस्तृत नोट्स के अंतिम हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ उनके निधन और उनकी छोड़ी गई विरासत के बारे में बात की गई है। जी। 1915 में गोखले जी का निधन हो गया था। नोट्स के अनुसार उन्हें एक महान सुधारक और उदारवादी राष्ट्रवादी के रूप में याद किया जाता है। मॉडरेट नेशनलिस्ट। हाँ, जिन्होंने गांधी जी सहित भविष्य के कई महत्वपूर्ण नेताओं को प्रेरित किया। 1915 में उनका इतनी जल्दी चले जाना उस समय की भारतीय राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उम्र भी क्या थी उनकी? सिर्फ 49 वर्ष हाँ। की एक अपेक्षाकृत छोटी सी उम्र। इतने कम समय में उन्होंने देश के लिए जो वैचारिक और संस्थागत ढांचा खड़ा किया वो सच में अभूतपूर्व था। उनकी विरासत को हम सिर्फ इतिहास की कुछ किताबों या काउंसिल में दिए गए उनके भाषणों तक सीमित नहीं कर सकते। तो उनकी असली विरासत क्या है? उनकी असली विरासत उस लोकतांत्रिक और तार्किक सोच में बसती है जिसने आगे चलकर स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण में भी एक अदृश्य लेकिन बहुत ही मजबूत भूमिका निभाई। जी। उन्होंने पूरे राष्ट्र को ये सिखाया कि अपने अधिकारों के लिए विरोध करने का मतलब हमेशा आवाज का ऊंचा होना या तोड़फोड़ करना नहीं होता है। बिल्कुल नहीं। बल्कि अगर आपके तर्क मजबूत हैं, आपका अध्ययन गहरा है और आपका इरादा नैतिक है, तो आप दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को भी झुकने पर मजबूर कर सकते हैं। चलिए तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम इन तमाम नोट्स और जानकारियों को एक त्वरित रिवीजन, एक क्विक रिवीजन के रूप में एक साथ समेटें, तो हमारे सामने एक ऐसे असाधारण व्यक्तित्व की तस्वीर उभरती है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक प्रमुख उदारवादी नेता था। जी। एक ऐसा समाज सुधारक जिसने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करके शिक्षा और समाज सेवा को राष्ट्रवाद का हिस्सा बनाया। बिल्कुल। ऐसा कूटनीतिज्ञ जो 1905 के बेहद तनावपूर्ण समय में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष बना। एकदम सही। और जो अंततः महात्मा गांधी जैसे युग पुरुष का राजनीतिक गुरु बना। उन्होंने अपना पूरा जीवन केवल एक चीज की वकालत करने में लगा दिया: संवाद, संवैधानिक सुधार और भारत के लिए क्रमिक स्वशासन। ये सारांश एकदम सटीक और परिपूर्ण है। इन दस्तावेजों का इतनी गहराई से विश्लेषण करने के बाद हमें ये स्पष्ट रूप से समझ आता है कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम कोई एक दिन की घटना नहीं थी, ना ही केवल किसी एक विचारधारा का परिणाम था। बिल्कुल। ये अलग अलग विचारों, अलग अलग तरीकों, बहसों और रणनीतियों का एक विशाल महासागर था। गोखले जी उस महासागर की वो शांत लेकिन सबसे गहरी लहर थी। बहुत ही खूबसूरत विचार। वे उस दौर में एक ऐसी बौद्धिक और तार्किक आवाज थे जिसने नस्लवादी अहंकार में डूबे अंग्रेजों को भी ये मानने पर मजबूर कर दिया कि भारतीय केवल भावनाओं में बहने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि वे कानून, अर्थशास्त्र, प्रशासन और कूटनीति की भी उतनी ही गहरी और शायद उनसे बेहतर समझ रखते हैं। एकदम सही। और यही कारण है कि यह चर्चा इतनी महत्वपूर्ण है। ज्ञान हमेशा वही सबसे मूल्यवान होता है जो हमें सिर्फ तथ्य न रटवाए बल्कि इतिहास की परतों को खोलकर हमारी सोचने समझने की क्षमता का भी विस्तार करे। इसमें कोई शक नहीं है। इस पूरी चर्चा के बाद अब गोखले जी सिर्फ एक ऐतिहासिक नाम या किसी परीक्षा में पूछा जाने वाला कोई साधारण सवाल नहीं रह गए हैं। बिल्कुल। वे एक पूरी विचारधारा, एक रणनीति और एक युग निर्माता के रूप में समझ आने लगे हैं। जी। ये चर्चा हमें ये भी सिखाती है कि किसी भी बड़े संघर्ष में हर तरीके की अपनी एक अलग और अहम भूमिका होती है। किसी भी बड़ी और स्थायी जीत के लिए वो आधारभूत काम उतना ही जरूरी होता है जो पर्दे के पीछे शांति से किया जाता है, जितना कि अंतिम और निर्णायक प्रहार। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। अच्छा। और ये एक ऐसा विचार बिंदु है जिस पर सुनने वालों को अपनी तरफ से जरूर चिंतन करना चाहिए। बिल्कुल, बताइए। जैसा कि हमने इस पूरी चर्चा में देखा, गोखले जी का संपूर्ण राजनीतिक जीवन क्रमिक स्वशासन और संवैधानिक संवाद पर ही केंद्रित था। हाँ। उनके निधन यानी 1915 के बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के परिदृश्य ने एक बहुत ही अलग दिशा पकड़ ली, जन आंदोलनों की दिशा। जी। यह संघर्ष धीरे धीरे एक अधिक आक्रामक, बड़े और अनियंत्रित जन आंदोलनों के रूप में विकसित हो गया। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है, कल्पना कीजिए यदि स्वतंत्रता संग्राम में गोखले जी के संवैधानिक और क्रमिक तरीकों का ही पूर्ण रूप से दबदबा बना रहता। ये तो बहुत ही दिलचस्प कल्पना है। यदि बाद के नेताओं ने जन आंदोलनों और सड़कों पर उतरने के बजाय सिर्फ परिषदों, संवाद और कानूनी बहसों के जरिए ही अपनी लड़ाई जारी रखी होती, तो क्या हमारे आज़ादी का स्वरूप कुछ और होता? क्या हमें आज़ादी मिलने की जो समय सीमा है वो आगे खिसक जाती?
या फिर इसके विपरीत, क्या हमें सत्ता का हस्तांतरण एक और भी अधिक सुव्यवस्थित, शांत और शायद बिना किसी विभाजन के मिलता? ये इतिहास का एक ऐसा क्या होता अगर, यानी व्हाट इफ है, जो हमें उस समय की राजनीतिक जटिलताओं और नेताओं की मजबूरियों को और भी गहराई से समझने पर मजबूर करता है। ये सच में एक ऐसा विचारोत्तेजक सवाल है जो किसी के भी दिमाग के तारों को झकझोर कर रख दे। बिल्कुल। इतिहास में अगर ऐसा न होकर वैसा होता, सोचना हमेशा ही हमारे दृष्टिकोण को नया विस्तार देता है। जी। इस गहरे और विचारणीय प्रश्न के साथ ही हम आज के इस विस्तृत और ज्ञानवर्धक चर्चा का यहीं समापन करते हैं। इन छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स के पीछे छिपे इतने बड़े और जटिल इतिहास को खंगालना हमारे लिए भी एक बेहद शानदार अनुभव रहा। यकीनन। उम्मीद है कि इस विस्तृत पड़ताल से इतिहास के पन्नों को देखने और समझने का एक बिल्कुल नया और ताज़ा नजरिया मिला होगा। हमेशा उत्सुक रहें, नए सवाल पूछते रहें और सबसे ज़रूरी बात, अपने आसपास की दुनिया से हमेशा कुछ नया सीखते रहें। मिलेंगे अगली बार एक और नए विषय और एक नई विस्तृत चर्चा के साथ। नमस्कार। नमस्कार।